हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख जनजातियां उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उसको हमने बच्चों अलग अलग जगहों पर कौन कौन सी जनजातियां रहती है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था उष्णकटिबंधीय जो कालाहारी मरुस्थल है उसके अंदर बुशमैन रहते हैं और उत्तरी ध्रुवीय और टुंड्रा प्रदेश के अंदर जो एस्किमो और सैमून्स रहते हैं। और इस तरह हमने अलग अलग प्रजातियों के बारे में पढ़ा। और बच्चों हमने पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर एस्किमो के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी प्राप्त की थी कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्या पढ़ा था हमने बच्चों? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ तो हमने पढ़ा था एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कच्चा मांस खाने वाले। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले तथा बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग क्या कहलाए? एस्किमो कहलाए। क्या कहलाए? एस्किमो कहलाए। फिर हमने एस्किमो के जो निवास क्षेत्र उसके बारे में पढ़ा कि एस्किमो लोग कहाँ रहते थे, उस निवास क्षेत्र की क्लाइमेट कैसी थी और वहां पर लोग किस तरह जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो आपने देखा होगा कि जो एस्किमो जो लोग हैं उनका जो प्रमुख क्षेत्र है जो निवास का वो आर्कटिक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? आर्कटिक क्षेत्र। और आर्कटिक क्षेत्र के अंदर आने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें अपने देखा होगा कि इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे उत्तरी कनाडा और अलास्का के अंदर इसको एस्किमो को एस्किमो ही कहते हैं। स्कैंडिनेविया के अंदर इसे लैप्स कहते हैं और उत्तरी साइबेरिया के अंदर इनको सैमून, याकूत, चकती, तुंग आदि नामों से जानते हैं। हमने पिछले वीडियो में यह बात भी की थी कि उत्तरी साइबेरिया में रहने वाले जो एस्किमो जनजाति उनको किन नामों से जानते हैं। इस प्रकार का जो सवाल है वो आपके बोर्ड के अंदर 12th बोर्ड के अंदर एक बार पुटअप हो चुका है। और इससे संबंधित जो और भी जो सवाल है जैसे उत्तरी कनाडा और अलास्का के अंदर इनको किस नाम से जानते हैं, इस तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। स्कैंडिनेविया में से किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार का भी इनका सवाल पुटअप हो सकता है। और वापस ये भी पुटअप हो सकता है कि उत्तरी साइबेरिया के अंदर रहने वाले जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं उनको नाम क्या है, तो सैमून से याकूत है, चकती है, तुंग है, ये जो नाम है वो वापस सवाल पुटअप किया जा सकता। फिर हमने इनके निवास क्षेत्र की जो क्लाइमेट है उसके बारे में देखा कि वहां पर देखते हैं तो रोशनी कम है, तापमान बहुत ही कम पाया जाता है और वहां पर धूल भरी क्या चलती है? आंधियां चलती बर्फ भरी आंधियां चलती है। धूल भरी आंधियां तो राजस्थान के अंदर चलती है बच्चों और बर्फ भरी जो आंधियां है वो एस्किमो में चलती है। उसका क्या कारण बताया था कि वहां पर पेड़ पौधे और वनस्पति क्या है? बहुत ही कम है, यहाँ पे ना के बराबर है। इस कारण से वहां पर पूरे वर्ष 0 डिग्री से नीचे तापमान रहने के कारण बर्फ जमी रहती है। जब भी वहां पर तेज हवाएं चलती है उस समय या बर्फ इन हवाओं के साथ उड़कर चला जाता है जिसके कारण वहां पर बर्फ की क्या चलती है? आंधियां चलती है। ये हमने कहा जो पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने इस तरह इस टॉपिक को पूरा समझाया था। आज हमारा जो टॉपिक है वही टॉपिक है एस्किमो। लेकिन एस्किमो के अलावा इनके निवास क्षेत्र और उनके शाब्दिक अर्थ के अलावा और क्या पॉइंट है उसका जो विश्लेषण है हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एस्किमो जनजाति की प्रजाति कौन सी है, एस्किमो की शारीरिक विशेषता क्या है, एस्किमो जो लोगों या एस्किमो क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति और प्राणी जात कैसे है, इन सब का हम विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि आखेट एस्किमो की जो आर्थिक क्रिया है उनमें से जो आखेट हैं वो आखेट कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के प्रकार कितने होते हैं और उन आखेटों को किस नाम से जानते हैं, उन सारी प्रक्रियाओं का जो अध्ययन है वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो अब हम लेते हैं एस्किमो जनजाति की प्रजाति क्या होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र जहां पर एक ही प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजाति। एक ही प्रकार के जीव या जीवन पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति। जैसे उदाहरण के रूप में हम मानव है बच्चों, तो हमारी मानव की प्रजाति कौन सी हुई? होमो सैपियंस। कौन सी हुई?
होमो सैपियंस। तो मानव की प्रजाति होमो सैपियंस। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रजाति एस्किमो की। किसकी प्रजाति? एस्किमो की। एस्किमो की जो प्रजाति है बच्चों वो कौन सी है? मंगोल प्रजाति है। कौन सी है? मंगोल प्रजाति है एस्किमो की प्रजाति। तो एस्किमो की प्रजाति कौन सी हुई? मंगोल। तो आपको मालूम हो गया, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एस्किमो की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो मंगोल प्रजाति पाई जाती है। अब अपन देखते हैं एस्किमो जनजाति की लोगों की शारीरिक विशेषता, मतलब उसकी शरीर की कैसी कौन सी विशेषता है जो अन्य प्रजाति से उनको अलग करती है या हमसे अलग करती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एस्किमो जनजाति की जो प्रजातियों में अपन देखते हैं उनकी शारीरिक विशेषता को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता, एस्किमो का जो चेहरा होता है सपाट व चौड़ा होता है। आगे से क्या होता है? सपाट, और क्या होता है? चौड़ा होता है। याद रखना बच्चों, एस्किमो लोगों का जो चेहरा है आगे से कैसा होता है? एकदम सपाट, और कैसा होता है? चौड़ा होता है। त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे होते हैं। और त्वचा का रंग कैसा होता है? पीलापन लिए। कैसा रंग? हल्का हल्का पीलापन आता है बॉडी के अंदर। कैसा होता है? पीलापन। और बाल कैसे होते हैं? भद्दे होते हैं। भद्दे का मतलब होता है घुघराले होते हैं ना, ऐसे आटे खाए हुए। उसी प्रकार आटे खाए हुए जो भद्दे बाल हैं वो किसके पाए जाते हैं? एस्किमो जनजाति के लोगों के। किसके? एस्किमो जनजाति। वो भी काले भद्दे हैं, लेकिन रंग में कैसे होते हैं? ये काले रंग के बाल होते हैं, घुंघरालू बाल की तरह। ठीक है बच्चों। कद मंझला होता है। कद क्या होता है? मंझला। ज्यादा लंबे नहीं होते हैं और ज्यादा जो ठिंगने भी नहीं होते, उसके मध्यम साइज के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंझला। मतलब बीच वाले होते हैं, ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, मतलब मध्यम साइज। उसी को कहा गया है कद मंझला होता है। नाक चपटी होती है। चेहरा सपाट होगा तो नाक कैसी होगी? चपटी होगी। कैसी होगी? चपटी। ऑस्ट्रोलाइट नामक जो प्रजाति होती है ना बच्चों, उसी तरह उनकी नाकें क्या होती है? एकदम चपटी होती है। आंखें गहरी। आंखें कैसी होती है? गहरी, मतलब अंदर की तरफ डूबी हुई या अंदर की तरफ धसी हुई। कत्थई रंग की, और रंग भी कैसा? कत्थई, जिसे हम कहते हैं भूरा रंग। कैसा कहते हैं? भूरी आंखें कहते हैं ना, वैसी आंखें। हमारी तरफ डार्क नहीं, किसी किसी बच्चों की होती है ना भूरी आंखें, तो उसी प्रकार की भूरी आंखें वाले होते हैं। और वो भी कैसी होती है? तिरछी आंखें होती है। क्या होती है? तिरछी। अपन एक तरह एकदम सीधी आंखें नहीं होती, उनकी आंखें थोड़ी सी क्या होती है? तिरछी। जो मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर अपन और कुछ नाम से कहते हैं इनको, ठीक है, लेकिन अपन को वो नहीं देखना, अपन को ये देखना उनकी आंखें क्या होती है? तिरछी होती है। उसका तिरछापन होने का भी एक कारण है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश उन बर्फ पर गिरता है तो उस बर्फ का जो रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश का, वो उनकी आंखों पर आता है। और इन आंखों पर आने के कारण वो हमेशा क्या होती है? आंखें उनकी तिरछी देखती है। क्या देखती है? तिरछी। ऐसे देखती हुई चलती है, जिसके कारण उनके आंखों के अंदर जो रिफ्लेक्शन है, जो प्रकाश का है, वो कम से कम पड़े, इसलिए इनकी आंखें क्या होती है? तिरछी होती है। तो वापस देख लेना, एस्किमो का चेहरा क्या होता है? सपाट और चौड़ा। त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा, बाल भद्दे और क्या होते हैं? काले होते हैं। कद मंझला होता है, नाक चपटी होती है, आंखें गहरी कथई होती हैं और तिरछी होती है। ये हुई एस्किमो की शारीरिक विशेषता पहले। फिर अपन दूसरी देखते, इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा होता है। इनका जबड़ा क्या होता है? भारी होता है, और मुंह क्या होता है? चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा। तथा दांत सफेद होते हैं। उनके दांत एकदम क्या होता है? व्हाइट। क्या होता है? एकदम सफेद होते हैं और मजबूत होते हैं, क्योंकि कच्चा मांस खाने के लिए कैसे दांत चाहिए? मजबूत दांत। तो वही मजबूत दांत इनके होते हैं। फिर अपना अगला पॉइंट है, ये शरीर में हष्टपुष्ट होते हैं, मतलब इनके प्रकार के बीमारी बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एथलीट का बॉडी होती है ना, एकदम मसल पुट्टे वाली, उसी प्रकार की मसल पुट्टे वाली हष्टपुष्ट जो बॉडी होती है वो किसकी होती है? एस्किमो की। मसल के हष्टपुष्ट होते हैं और पुट्टे मसल के होते हैं, मतलब उनका जो बॉडी होती है बच्चों एकदम एथलीट की भांति होती है। कैसी होती है? एथलीट की भांति, जिसके जो मांसपेशियां होती है एकदम क्या होती है? सुडौल होती है। कैसे होती है? सुडौल। तो पुट्टे मसल के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ उनका जो शरीर है हष्टपुष्ट और पुट्टे मसल, मतलब एथलीट की भांति दिखाई देते हैं। ये स्वभाव में सरल होते हैं, सरल और हंसमुख प्रकृति के लोग होते हैं। ये स्वभाव में कैसे होते हैं? एकदम
सरल और हंसमुख पद्धति के, मतलब उनके चेहरे के ऊपर कभी गुस्सा या जो अपन के दुख के जो चेहरा होता है, दुखी जो चेहरा होता है वो कभी दिखाई नहीं देता, वो हमेशा किस तरह दिखाई देते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के दिखाई देते हैं। अब अपन लेते हैं एस्किमो की वनस्पति। हमने पहले क्या पढ़ा था, एस्किमो की शारीरिक विशेषता, किस तरह ये बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। अब यदि हम वनस्पति की बात करें तो वनस्पति क्या है, वो तो हमने पहले भी पढ़ा है कि वनस्पति किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की घास, पौधे और वृक्ष के जो पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति। अब वनस्पति के बारे में अपन देखते हैं तो ग्रीष्म काल में अल्पावधि मतलब छोटी अवधि में शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति पाई जाती है। और अपन एस्किमो क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर शैवाल है, काई है, लाइकेन है और रंग बिरंगे जो फूल हैं जो कम अवधि के लिए होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हुए, शैवाल, काई, लाइकेन और रंग बिरंगे फूल, जो एस्किमो क्षेत्र की प्रमुख क्या है, वनस्पति। अब है प्राणी जात, मतलब एस्किमो क्षेत्र में कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में। दूसरे क्षेत्रों के अंदर देखते हैं तो बालू, कौन सा है, बालू, और लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरीबाउ, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनडियर। इससे संबंधित भी बोर्ड ने एक बार सवाल पूछ लिया है बच्चों, याद रखना कि स्लेज गाड़ी को खींचने वाला जानवर या जीव कौन सा है, तो है रेनडियर। याद रखना, स्लेज गाड़ी को खींचने वाला जीव या जानवर कौन सा है, तो रेनडियर। तो इससे भी सवाल पुटअप हो चुका है, तो इसलिए प्रत्येक पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते तथा समुद्र में सील, व्हेल, वालरस जैसी विशालकाय मछलियां पाई जाती है। ये सारे के सारे एस्किमो क्षेत्र के प्रमुख क्या है, जीव। वापस देख लेना, दूरी क्षेत्रों में कौन कौन से हैं, बालू है, लेमिंग है, खरगोश है और कस्तूरी मृग है और केरीबाउ है, लोमड़ी और भेड़िए, कुत्ते। और समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सील, व्हेल, वालरस जिसे सी लायन भी कहते हैं। ये सारी जो बड़ी बड़ी जो मछलियां भी हैं वो एस्किमो क्षेत्र के अंदर निवास करती है। इसके अलावा कुछ छोटी जो मछलियां वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह हमने एस्किमो क्षेत्र के जो प्रमुख जो प्राणी जात है उनके बारे में देखा। अब है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वह आर्थिक क्रिया है। कौन सा पॉइंट है, आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्रियाकलाप। पहले बच्चों आपको यह मालूम होना चाहिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप होते क्या है उसके बारे में। आर्थिक क्रियाकलाप की या अर्थ क्रिया की जो परिभाषा बहुत ही सिंपल है बच्चों। आपके जो एग्जाम के ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाए तो इसको भी एक बार सवाल के अंदर पुटअप किया गया है। क्या कहा गया था उस सवाल में, आर्थिक क्रिया क्या है। तो इस प्रकार का जो सवाल आया तो उसमें उसकी परिभाषा क्या थी कि ऐसी क्रिया जिनको करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति हो, ऐसी क्रिया जिन्हें करने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो, आय की प्राप्ति हो, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया को मुख्य रूप से अलग अलग बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जैसे आकेट है, निवास क्षेत्र है और इसके अलावा वस्त्र है, आभूषण है और उनके उपकरण और यंत्र हैं। ये सब किसके भाग है, आर्थिक क्रिया के ही भाग है। लेकिन आर्थिक क्रिया का जो पहला भाग है वो है आखेट। क्या है, आखेट। आखेट की यदि बात करें तो सीधी सी परिभाषा है, जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है, आखेट कहलाता है। जीवों का शिकार करना क्या कहलाता है, आखेट कहलाता है। और आखेट को मुख्य रूप से दो प्रकार बांटे गए। कितने प्रकार है, दो। पहला जो प्रकार है वो शीतकालीन आखेट है। कौन सा प्रकार है बच्चों, शीतकालीन आखेट। और दूसरा है बसंतकालीन आखेट। यदि शीतकालीन आखेट की बात करें तो इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, दो। एक मऊ पाक और एक इतुर पाक। एक कौन सा है, मऊ पाक और दूसरा इतुर पाक। मऊ पाक और इतुर पाक शीतकालीन आखेट के दो भाग हैं, जिसमें मऊ पाक के अंदर एक अलग पद्धति से शिकार किया जाता है और इतुर पाक के अंदर एक अलग पद्धति से शिकार होता है।
और बसंतकालीन आखेट की जब बात करें बच्चों, तो उसके अंदर जो गर्मियों के ऋतु के अंदर जो शिकार किया जाता है वो कुत्तों के माध्यम से या और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो तीर कमान भाला इससे करते हैं, उस सारे क्या आते हैं बसंतकालीन आखेट में। और बसंतकालीन जो आखेट है उसको हम उत्तोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोक। याद रखना, बसंतकालीन आखेट को क्या कहते हैं? उत्तोक। अब अपन लेते हैं आखेट। आखेट का मतलब होता है जीवों का शिकार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आखेट। वापस सुने ना, जीवों का शिकार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आखेट। अब आखेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंतकालीन आखेट। पहला शीतकालीन आखेट, दूसरा बसंतकालीन आखेट। इस तरह कितने भाग हुए? दो। याद रखना। अब पहले अपन लेंगे शीतकालीन आखेट, मतलब सर्दियों के अंदर किया जाने वाला आखेट कौन सा है और उनके भाग कौन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। याद रखना, शीतकालीन आखेट के अंदर कौन सी मछली का शिकार किया जाता है? सील मछली का शिकार किया जाता है। किसका किया जाता है? सील मछली का जो शिकार है वो शीतकालीन आखेट में करते हैं। इस तरह भी आप शॉर्ट में ट्रिक से भी माध्यम से याद कर शीतकालीन सील याद रख सकते हो। फिर अपन दूसरा पॉइंट, जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है। कौन सी? सील मछली जब बर्फ के अंदर बने हुआ जो छिद्र होता है उसमें श्वास लेने के लिए आती है, तब एस्किमो द्वारा रखी गई हड्डी की छड़ हिल जाती है और उस छिद्र के पास क्या रखी होती है? हड्डी रखी होती है। हड्डी की बनी हुई क्या रखी होती है? छड़ रखी हुई। जैसे सांस लेने के लिए मुंह बाहर निकालती है तो ये छड़ क्या होती है? इस तरह हिलने लग जाती है। और एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। और फिर एस्किमो के पास एक हथियार होता है, उसका नाम होता है हार्पून। क्या होता है? हार्पून। उससे उस भाले से या हार्पून हथियार से उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। उसी को क्या कहते हैं? मऊपाक। क्या कहते हैं? मऊपाक विधि कहते हैं। एक बार मैं आपको पुनः मैं बात समझा देता हूं बच्चों कि एस्किमो जो लोगों के पास जो हार्पून नामक जो हथियार होता है, जो भाला होता है, उसका वो किस तरह प्रयोग करते हैं वो देखिए। कि एस्किमो जो लोग होते हैं, जैसे ये बर्फ की बनी हुई शिला होती है, उसके ऊपर इस तरह कोई एक सील छिद्र होता है और उसके पास इस तरह क्या होता है? एक हड्डी की छड़ रख देते हैं। क्या रख देते हैं? हड्डी की छड़। और जैसे ही ये मछली इस तरह मुंह या निकाल कर श्वास लेने के लिए जब भी बाहर निकालती है अपना मुंह श्वास लेने के लिए, तो ये हड्डी क्या छड़ है वो हिलने लग जाती है। क्या लगने लग जाती है? हिलने लग। और जब हिलने का जो संकेत मिलता है उसी समय एस्किमो जब यहाँ पर खड़ा होता है जो व्यक्ति, वो हार्पून नामक जो हथियार होता है उससे उस मछली के ऊपर क्या कर देता है? प्रहार कर देता है। क्या कर देता है? प्रहार कर देता है। और जैसे ही प्रहार होता है वो सील मछली का क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, उसका शिकार हो जाता है। इस विधि को उन्होंने क्या कहा? मऊपाक। क्या कहा? मऊपाक। और यदि यहाँ पर इतुरपाक है वो थोड़ी सी अपोजिट, थोड़ी सी क्या ऑपोजिट विधि, इसमें थोड़ा सा ही अंतर देखा जाता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। इसमें क्या होता है कि बर्फ की जो नदियां होती है उसके ऊपर दो छिद्र बनाए जाते हैं। कितने छिद्र बनाए जाते हैं? दो छिद्र। इस तरह क्या बनते हैं? दो छिद्र बनते हैं। और जब उसके पास दो व्यक्ति खड़े होते हैं, यहाँ पर एस्किमो और यहाँ पर, ठीक है, और इन दो छिद्रों के पास में से किसी एक छिद्र के पास जैसे ही कोई मछली आती है श्वास लेने के लिए, तो दूसरा व्यक्ति उसको संकेत कर देता है और जो छिद्र के पास आता है और उस संकेत को पाते ही एस्किमो लोग क्या कर देते हैं? उसके ऊपर हथियार से प्रहार कर देते हैं। और इस तरह दो विधि के माध्यम से जो प्रहार करने की प्रक्रिया हुई उसे इतुरपाक कहते हैं। और इसका इतुरपाक का शाब्दिक अर्थ भी होता है प्रतीक्षा करना, मतलब मछली की आने की प्रतीक्षा करना। जैसे ही उन छिद्रों के पास मछली आती है तो उसका क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। इस तरह मऊपाक और इतुरपाक दो प्रणाली के माध्यम से शिकार किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं अपन मऊपाक, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। हमने जो मऊपाक अभी विधि पढ़ी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रतीक्षा करना। क्या करना? प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना कि कब वो मछली श्वास लेने के लिए उस छिद्र के पास आएगी और कब छिद्र के पास आएगी और हड्डी रखी हुई है जो छड़ हड्डी की बने वो हिलेगी
और व्यक्ति उस मछली के संकेत मिलते उसके ऊपर प्रहार करेगा। ये सारी जो प्रक्रिया है वो प्रतीक्षा के माध्यम से की जाती है और अपन के जो मछलियां होती है सील उसका शिकार कर लिया जाता है। हार्पून एक बालानुमा हथियार होता है। हार्पून एक बालानुमा हथियार होता है जिनका प्रयोग जीवों के शिकार या मछलियों के शिकार करने के लिए किया जाता है। हार्पून किस रूप में होता है? बालानुमा हथियार। अगला पॉइंट, शीतकालीन आकेट की दूसरी विधि है इतुरपाक। शीतकालीन की दूसरी विधि कौन सी है? इतुरपाक। पहली विधि कौन सी है? मऊपाक और दूसरी विधि कौन सी है? इतुरपाक। तो दो विधियां पढ़ेंगे हम शीतकालीन आकेट में, एक मऊपाक और दूसरी इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्रों को बनाया जाता है और इतुरपाक के अंदर दो छिद्र बनाए जाते हैं, मऊपाक के अंदर एक छिद्र होता है। और इतुरपाक में कितने छिद्र? दो पाक और मऊपाक में एक छिद्र। एक छिद्र में एक व्यक्ति को सील को चारा डालकर बुलाता है और एक छिद्र होता है उसके अंदर एक व्यक्ति उसके अंदर क्या डालता है? चारा डालता है। दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति उसको संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता और दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र पर बैठा होता है। जैसे उसको संकेत मिलता है कि मछली आ चुकी है तो वो भाला नंबर जो हार्पून हथियार होता है उससे वो क्या कर लेता है? शिकार कर लेता है। जैसे अपन की ये बर्फ की जगह है, यहाँ पर ये दो छिद्र होगी, जैसे एक छिद्र ये दूसरे छिद्र पास पास से बनाए जाते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होता है या बैठा होता है और वो क्या डालता रहता है? इसके अंदर दाना या चारा डालता रहता है। जैसे ये दाना या चारा खाने के लिए ये मछली आती है, क्या आती है? मछली आती है तो उस मछली का क्या कर लेते हैं? वो क्या कर लेते हैं? यहाँ पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो ये संकेत करता है और संकेत पाते ही वो हार्पून नामक जो हथियार होता है उससे उस पर क्या कर देते हैं? प्रहार कर देता है और प्रहार करते ही ये मछली का क्या कर लिया जाता है? शिकार कर लिया जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? वो इतुरपाक विधि। क्या कहता है? इतुरपाक। तो आपने शीतकालीन आकेट के दौरान दो विधि पढ़ चुके हैं, एक है मऊपाक और दूसरी है इतुरपाक। अगला बिंदु, सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती बल्कि जलाने के लिए ईंधन भी देती। और सील मछली के लिए खाने के लिए भोजन तो मिलता है, साथ में ईंधन के लिए क्या मिलता है? चर्बी भी प्राप्त होती है। उनको जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है, रोशनी प्राप्त की जाती है। तो सील मछली को खाने में प्रयोग लेते हैं और ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग में लाया जाता है। अगला, सील मछली की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है। अब इस चर्बी की विशेषता क्या है? यदि विशेषता की बात करें तो सील मछली की जो चर्बी है वो अन्य जीवों की चर्बी से क्या होती है? एक तो जल्दी जलती है और लंबे समय तक क्या होती है? जलती है। इसका मतलब जल्दी से जलना और ज्यादा ताप को देना, यह है सील मछली की चर्बी की प्रमुख विशेषता। और ताप भी क्या देती है? अधिक देती है। तो मछली की चर्बी तुरंत जलती है, अधिक देर तक जलती है और अधिक तापमान भी देती है। तो यह सील मछली की चर्बी। अब अपन बच्चों लेते हैं सील मछली से प्राप्त होने वाले तत्व। बच्चों एक बात याद रखना, ये सवाल पुटअप हो चुका है, आ चुका है ये सवाल एग्जाम में। क्या आया था कि सील मछली से हमें कौन कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? तो ये सवाल 1 नंबर का आया था। वो सवाल का उत्तर क्या होगा? सील मछली के खाने के लिए हमें क्या मिल जाता है? मांस। सील मछली से खाने के लिए हमें क्या मिलता है? मांस। कपड़े बनाने के लिए खाल। सील मछली की खाल से क्या बना सकते हैं अपन? कपड़े बना सकते हैं। और तंबू बनाने के लिए खाल, और तंबू बनाने के लिए जो खाल है वो भी हमें कहां से प्राप्त होती है? सील मछली से प्राप्त होती है। ईंधन के लिए चर्बी, जो अभी हमने पढ़ा था, तुरंत जलती है, लंबे समय तक जलती है और अधिक ताप देती है। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां, और स्लेज गाड़ी बनाने के लिए क्या होती है? हड्डियां भी इससे सही प्राप्त होती है। और मैंने ऐसा बताया था स्लेज गाड़ी को खींचने वाला जीव कौन सा है? रेनडियर, कुत्ते। कौन से होते हैं? रेनडियर, कुत्ते। तथा धागे के रूप में तांत भी प्राप्त होते हैं। और धागे के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? तांत। तो ये सारे जो तत्व है वो हमें सील मछली के द्वारा प्राप्त होते हैं। वापस लेना, सील मछली के लिए खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां और धागे के रूप में तांत। ये सभी प्राप्त हमें किससे होते हैं? सील मछली से। इस तरह आपने बच्चों देखा कि सील मछली किस तरह
एस्किमो लोगों के लिए उपयोगी साबित होती है और किस तरह उससे अन्य प्रकार के जो तत्व हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए वो प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, जिसकी प्रमुख जो आर्थिक क्रिया है उसके बारे में देखा, उनकी जो शारीरिक विशेषता क्या है, किस तरह वो दिखाई देते हैं, किस तरह वो कद में होते हैं, उनका रंग कैसा होता है वो आपने पढ़ा। और आपने ये भी देखा कि एस्किमो जो जाति के जो लोग हैं वो मंगोल प्रजाति से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? मंगोल प्रजाति से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और आपने ये भी देखा है कि एस्किमो जो लोगों की जो शारीरिक विशेषता के साथ साथ उन क्षेत्र मतलब एस्किमो क्षेत्र में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसमें आपने देखा होगा शैवाल है, लाइकेन है या रंग बिरंगे फूल है, काई है, ये सब पाए गए। और प्राणी जात के अंदर आपने देखा होगा भालू, रेनडियर और व्हेल मछली, सील मछली और विभिन्न प्रकार के और छोटे मोटे जो जीव है वो सब आप एस्किमो क्षेत्र के अंदर देखे। और उससे जो पहला वीडियो था उसके अंदर आपने देखा एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, एस्किमो का निवास क्षेत्र कौन सा है, और उसमें आपने पढ़ा कि निवास क्षेत्र के अनुसार कनाडा में इसको क्या कहते हैं, स्कैंडिनेविया के अंदर क्या कहते हैं, साइबेरिया के अंदर इनको क्या कहते हैं। फिर उस निवास क्षेत्र की क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पर तापमान कैसा है, वहाँ की वनस्पति क्यों नहीं पाई जाती है, वहाँ पर बर्फभरी आंधियां क्यों चलती हैं, इन सब का जो उत्तर है हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे हैं। आज हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, एस्किमो की शारीरिक विशेषता, एस्किमो क्षेत्र की वनस्पति, प्राणी जात और इसके अलावा एस्किमो की आर्थिक क्रिया, जिनमें से प्रथम आर्थिक क्रिया है वो है हमारी बसंतकालीन आंखें, जिसके बारे में हमने विश्लेषण के साथ क्या किया था, अध्ययन किया था। और अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बसंतकालीन जो आखेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा उन लोगों के जो वस्त्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उन लोगों का जो यंत्र है, उपकरण है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।